आपको पता है, रिटायर हुए लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी की कमी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी होने के दावे को मजाक बना देती है, खासकर जब सिटीजन्स पर इतना ज्यादा टैक्स का बोझ हो। हम सब अपनी पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि बुढ़ापे में इज्जत के साथ एक शांत जिंदगी जी सकें, है ना? लेकिन अफसोस, इंडिया जैसे देश में जो तेजी से बूढ़ा हो रहा है, ज्यादातर बुजुर्ग अपनी सबसे बुरी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं, बिना बुढ़ापे की पेंशन के गुजारा करने का संकट। इंडिया में पेंशन का संकट कोई नई बात नहीं है। असली खबर तो यह है कि ज्यादातर इंडियंस या तो इससे अनजान हैं या उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वे आज की इकोनॉमी में बढ़ती हुई महंगाई का भी सामना कर रहे हैं। और पॉलिसी मेकर्स या तो इस बड़ी चुनौती की परवाह नहीं करते या उन्हें पता नहीं कि इससे कैसे निपटना है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओपीएस यानी ओल्ड गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, जिसमें समय समय पर महंगाई से जुड़ा डीए यानी डियरनेस अलाउंस मिलता था, वो अब बंद हो चुकी है। वेलफेयर स्कीम्स को अक्सर मुफ्त की रेवड़ी या मुफ्त का दान कहकर मजाक उड़ाया जाता है। और आपको पता है, मुफ्त राशन और कैश बांटना सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा है और असल में लॉन्ग टर्म वेलफेयर से नहीं। तो चलिए कुछ पक्की बातें देखते हैं, क्योंकि सच कहूं तो फैक्ट्स अपने आप सब कुछ बता देते हैं। क्या आपको पता था कि 93% इंडियंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं? और हां, यहां तक कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नौकरियां भी असल में कम हो रही हैं और वेज ग्रोथ महंगाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया के वर्कफोर्स का सिर्फ लगभग 12% ही किसी फॉर्मल रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान के अंडर आता है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी जैसी स्कीम्स का हिस्सा है। लेकिन बात यह है, ट्रैक्टोरियल्टी के एक सर्वे के मुताबिक 78% इंडियंस को अपनी रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी सरकार समर्थित योजनाओं को सच कहूं तो टैक्स इंसेंटिव के बावजूद भी बहुत कम लोगों ने अपनाया है। गरीबी रेखा से नीचे की कैटेगरी में अटल पेंशन योजना के 94% अकाउंट्स सिर्फ 71,000 रुपए की मासिक पेंशन तक सीमित है। और अगर आप नंबर्स देखें तो एनपीएस और एपीवाई को मिलाकर सिर्फ 5.3% आबादी ही कवर होती है। अब इस कड़वी सच्चाई के बैकग्राउंड में कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप जानते हैं, मार्केट में घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, गलत वजहों से और गलत प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा दी जा रही ज्यादातर पेंशन प्लान सच कहूं तो गुमराह करने वाले हैं। उनमें से कुछ तो इंश्योरेंस को मासिक पे आउट स्कीम्स के साथ जोड़ते भी हैं, लेकिन असली धोखा यहां यह है कि इंटरेस्ट रेट असल में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से भी कम है। और जो सफाई इंश्योरेंस के नाम पर दी जाती है, उसमें इतने सारे राइडर्स होते हैं कि सच कहूं तो शायद ही कोई व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य फायदा उठा पाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बैंक 7,30,000 रुपए प्रति माह की पेंशन स्कीम दे रहा है, जिसमें 5 साल के लिए हर साल 2,10,00,000 रुपए जमा करने होंगे, और वो भी सिर्फ 5 साल। अब ये सिर्फ 5 साल शुरू में बहुत लुभावने लग सकते हैं, लेकिन जब आप इस इन्वेस्टमेंट के औसत रिटर्न की असल में कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए 7 से 8% के आसपास, तो 5 साल में कुल रकम 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है। और अगर आप उस पैसे को सिर्फ एक साधारण बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में 7% की दर से डालते, तो आपको हर महीने 1,35,000 रुपए से ज्यादा मिलते। तो हाँ, ये स्कीम्स हमेशा उतनी आकर्षक नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। विडंबना यह है कि ऐसी, आप जानते हैं, संदिग्ध पेंशन योजनाओं के खिलाफ कोई नियामक कार्रवाई नहीं होती। पेंशन संकट वास्तव में एक बहुत अधिक गंभीर मुद्दा है, जहां आने वाले दिनों में अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के अपनी जीवन अवधि से पहले ही अपनी जमा पूंजी खत्म कर देने की उम्मीद है। लेकिन फिर एक असंवेदनशील समाज में कौन परवाह करता है जो वरिष्ठ नागरिकों को एक बोझ मानता है? विधायक निश्चित रूप से सभी पेंशन लाभ प्राप्त करते रहेंगे। और बुजुर्ग आबादी के लिए सिर्फ कागज पर अलग अलग वर्गों के लिए कई योजनाएं हैं। सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और गरीबी रेखा से नीचे वाले। पिछली पीढ़ियों को कई कारणों से इस पेंशन संकट का सामना नहीं करना पड़ा। पहला, एक मजबूत पारिवारिक सहायता प्रणाली थी,
जहां बच्चे माता पिता की देखभाल करते थे। आज ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन होने और युवा वयस्कों को भी आर्थिक रूप से संघर्ष करने के कारण वह सहायता प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना एक तरह की सोशल सिक्योरिटी थी, लेकिन अब एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम या इसका नया अवतार यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम उतनी फायदेमंद नहीं है, मार्केट से जुड़ी है और महंगाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए विरासत में मिली जमीन और प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत बढ़ी, पुराने जमाने में एक आर्थिक सहारा थी। आज प्रॉपर्टी खरीदने से सिर्फ बैंक और बिल्डर को फायदा होता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि 2 से 3% के रेंटल रिटर्न के साथ रियल एस्टेट इंडियंस की रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है, जैसा कि कई दूसरे देशों में है। कम जीवन प्रत्याशा भी एक बड़ा कारण था कि सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन हेल्थ केयर में सुधार के साथ जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गई है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट का दावा है कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के मौजूदा 153 मिलियन बुजुर्गों की आबादी साल 2050 तक बढ़कर 347 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो सीनियर सिटीजन्स आबादी का 20.8% या लगभग 5वां हिस्सा होंगे। इंडिया की बुजुर्ग आबादी देश में बच्चों की संख्या से ज्यादा होने की भविष्यवाणी की गई है और सच कहूं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। इंडिया में एक रिटायरमेंट संकट आप जानते हैं चुपचाप पनप रहा है, जहां पेंशन एसेट्स सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 3% है। केंद्र और राज्यों ने वित्तीय वर्ष 24 में अपने कर्मचारियों की पेंशन पर लगभग 9.6 ट्रिलियन रुपए खर्च किए, संशोधित अनुमानों के अनुसार, और यह वास्तव में इंडिया के जीडीपी का 3.3% है। ध्यान रहे, यह 3.3% पेंशन है। एक राष्ट्र की संपत्ति उसके जीडीपी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, जबकि संपत्ति में देश के भीतर सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों के स्वामित्व वाली सभी मापने योग्य मूल्य वाली चीजें, वित्तीय और गैर वित्तीय, शामिल होती हैं। सिर्फ जीडीपी के इस बेंचमार्क पर भी इंडिया विकसित देशों से बहुत पीछे है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 130%, यूके में 100% और यूएस में 150%। इंडिया का रिटायरमेंट सेविंग्स गैप, रिटायर हुए लोगों को जितनी जरूरत है और उनके पास जितना है, उसके बीच का अंतर सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है और 2050 तक $96 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। 2024 के मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया 48 देशों में सबसे नीचे रहा। यह वास्तव में 2023 में अपनी 45वीं पोजीशन से गिरावट को दर्शाता है। यह इंडेक्स पेंशन की पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता का आकलन करता है। इंडिया की कम रैंकिंग का कारण कम पेंशन कवरेज, अपर्याप्त रिटायरमेंट इनकम और रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी जैसे फैक्टर्स हैं। मोटे तौर पर इंडिया में 3 पेंशन स्कीम्स हैं, एनपीएस और यूपीएस, जो पब्लिक एम्प्लॉयज के लिए ओपीएस की जगह लेते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस और ईपीएफ, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कफोर्स के लिए एनपीएस और पीपीएफ। वहां निश्चित रूप से एक डिस्क्लेमर है, भविष्य की टैक्सपेयर्स की पीढ़ी को रिटायर हुए लोगों की पेंशन का फंड क्यों देना चाहिए? इसका तर्क या इसकी कमी हैरान करने वाली है, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स ने अपने काम करने वाले सालों में अपने ड्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चुकाए हों। आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी बात, एनपीएस और यूपीएस पेंशन पे आउट मार्केट लिंक्ड हैं, जबकि फाइनेंस की पारंपरिक समझ यह कहती है कि एक रिटायर व्यक्ति को मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहिए। आपकी पेंशन फंड, विडंबना यह है, आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह केवल ऐसे देश में हो सकता है जहां पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, जो कई रिटायर हुए लोगों के पेंशन फंड की कस्टोडियन है, को एक लाडले क्रोनी कैपिटलिस्ट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति है। मेरा पक्ष यहीं खत्म होता है।